हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि इस संग्रहालय का शिलान्यास कब हुआ था। देखिए 1988 में शीला दीक्षित जी के द्वारा यहाँ इसका शिलान्यास किया गया था और उसके बाद पूरे उत्तर भारत की राजधानी रह चुके कन्नौज के इतिहास के बारे में यदि आपको बारीकी से जानकारी चाहिए हो तो कन्नौज में जीटी रोड किनारे स्थित नवनिर्मित राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आना होगा। वर्ष 1988 में भारत सरकार की तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री और कन्नौज की सांसद रही शीला दीक्षित ने इस संग्रहालय निर्माण का शिलान्यास किया था। तब से लेकर वर्ष 2018 तक रुक कर संग्रहालय का निर्माण कार्य चलता रहा। इस म्यूजियम को भव्य रूप देने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में अलग से बजट जारी किया गया था और फिर वर्ष 2018 में यह संग्रहालय पूरी तरह से बनकर तैयार हो सका। अब तक उद्घाटन न हो पाने की वजह से यह संग्रहालय आम जनमानस के लिए फिलहाल नहीं खुलता है। यही वजह है कि उद्घाटन से पहले ही कन्नौज टाइम्स ने अपने दर्शकों को वीडियो के माध्यम से संग्रहालय दिखाने और इसकी भव्यता की जानकारी देने का निर्णय किया। तो आइए देखते हैं शोभना श्रीवास्तव की है खास रिपोर्ट। उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त। बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है। क्या इस पेंटिंग की कोई कहानी है? कहानी तो है, लेकिन पहले हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या आप कन्नौज की हैं? जी। तो कन्नौज का एक और प्राचीन नाम था, आपका मालूम होगा, कान्यकुब्ज। जी सुना होगा आपने। तो ये कान्यकुब्ज की स्टोरी है वाल्मीकि रामायण के बालकाल में दी गई हुई है। ये इसकी जो कथा है उसमें दिया गया है कि उस समय यहाँ के जो राजा हुए थे, कुशनाभ हुए थे। कुशनाभ की 100 पुत्रियाँ थीं और 100 पुत्रियाँ रोज़ की तरह बगीचे में घूम रही थी, आपस में बात कर रही थी। तो वहाँ से पवन देवता गुजर रहे थे। पवन देवता जब गुजरे तो उन्होंने सबसे पहली उनको देख करके उन्होंने आकर्षित हुए और उन्होंने सबसे पहली जो राजकुमारी मिली उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? उसने मना कर दिया। ऐसे करते करते 100 पुत्रियों ने जब मना कर दिया कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पिताजी जहाँ चाहेंगे हम वहीं विवाह करेंगे, उनके खिलाफ जाके हम विवाह नहीं कर सकते। देवता हैं, नाराज़ हो गए और नाराज़ होने से उनके नाराज़गी के कारण वो सब कुब्जा हो गई, मतलब वो श्रापित हो गई और सब कुब्जा हो गई। फिर जब इन्होंने अपने पिता को जाकर के बताया कि ऐसी सी बात थी, तो इनके पिता ने एक ब्रह्मदत्त नाम के ऋषि थे, उनसे जब इनका विवाह किया तो विवाह होने के पश्चात ये फिर पहले जैसी सुंदर हो गई। और इसलिए कहा जाता है कन्नौज का नाम कान्यकुब्ज पड़ा। कान्य मतलब कन्या और कुब्ज मतलब कुब्जा, यानी कुबर जो निकला है, और कान्यकुब्ज से बाद में ये कन्नौज हुआ। तो इसमें पूरी स्टोरी कन्नौज के इतिहास को फाइबर की मूर्तियों से सजा करके लाइट एंड साउंड के हिसाब से हम लोग ने पूरा यहाँ दर्शाया है ताकि आम जनता यहाँ आए और कन्नौज के इतिहास के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी प्राप्त हो। पर विभिन्न वंशों की, मौर्य वंश, शुंग वंश, प्रतिहार वंश, कुषाण वंश आदि विभिन्न वंशों की मूर्तियाँ और जो भी टेराकोटा वगैरह प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो संग्रहालय अध्यक्ष दीपक जी से बात करते हैं और जानते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए हम लोग के यहाँ जो टेराकोटा मिलने शुरू होते हैं वो मौर्य काल से शुरू होते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे पास ये जो 2 शोकेस हैं ये मौर्य काल के। मौर्य वंश के बाद हमारे पास आता है शुंग वंश। शुंग वंश में सबसे खास जो हमारे पास टेराकोटा है वो है ये गजलक्ष्मी। आप देख रहे होंगे इसमें लक्ष्मी जी को दिखाया गया है और 2 हाथी हैं जो उनको अभिषेक करते हुए दिखाया गया है। और ये सारी जो भी टेराकोटा ये फ्लैग पे बनाई हुई, इसका मतलब कि पीछे 4 चौकोर सा है और उसके ऊपर से मूर्तियों को उभारा है। कुषाण वंश की खासियत है कि जितनी भी ये टेराकोटा है ये सारे हैंडमेड मिलेंगे, सब हाथ से बनाए गए हैं। तभी आप देख रहे होंगे इनके जो चेहरे हैं किसी नुकीली चीज़ से उकेर करके इनकी आंखों को बना दिया या किसी चीज़ से कट करके इनको होठों को बना दिया, चाहे इनके जो है फेस को बनाया गया है। तो ये कुषाण वंश की मेन खासियत ये है कि सारे हैंडमेड होते हैं। तो वंश स्वर्णकाल कहा गया है। ये सारी प्रतिमाएं हमारी सांचे में बनाई गई हैं। कुषाण वंश में आपको उतनी सुंदरता नहीं लेकिन मेहनत दिखेगी और यहाँ पे सुंदरता ज़्यादा है। इस गुप्त वंश में हमने यहाँ केश विन्यास लिया हुआ है। एक ही कार्यकाल में एक ही वंश में विभिन्न तरीके से जो हेयर स्टाइल्स हैं, केसों को अलग अलग तरीके से लोगों को बांधता हुआ दिखाया गया, पूरा हमने इस शोकेस में दिखाया गया किस तरह से वो लोग अलग अलग हेयर स्टाइल्स का यूज़ करते हैं। इस में हमने जो है विभिन्न कालों से प्राप्त हम लोगों ने मृदभांड रखे, मिट्टी के बर्तन हैं। ये खिलौने में लगाए जाने वाले पहिए हैं मिट्टी के बने हुए, जो डिज़ाइन भी इन लोगों ने उसमें करा है
जैसे बच्चे लोग अगर कोई खिलौना बनाते हैं तो उसे पहिया लगा दिया, जी। कोई चिड़िया बनाई पहिया लगा दिया, एक किसी जानवर के मूर्ति बना के उसे पहिया लगा दिया और पकड़ के घसीट रहे हैं, तो ये सारे जो हैं वो पहिए हैं। ये ज़्यादा पुरानी तो नहीं, फिर भी 100-150 साल पुरानी है, जो कि हाथ से लिखी गई हुई हैं। जी। इसमें लिखा क्या है? इसमें देखिए ये अलग अलग तरीके हैं, कुछ में जो पढ़ा गया है कि इसमें चिकित्सा के बारे में लिखा गया है, या फिर कहीं पे हमें छोटा सा रामायण भी मिलता है, महाभारत भी मिलती है। अलग अलग लोगों ने अलग चीज़ों को यहाँ पर विशाल आकृति का घड़ा रखा हुआ है, ये क्या है? इसकी क्या विशेषता है? देखिए ये घड़ा भी कुषाण काल का है, जी। और सबसे खासियत बात है कि ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि पहले ज़माने में आज तो टंकी है, आपने नल खोला पानी आ गया, तो ये सुविधाएं उसमें उपलब्ध नहीं थी, उनको दूर दराज से पानी लाना पड़ता था। तो इस तरह के बड़े आकार के घड़ों को बना करके वो इसमें पानी को कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे और अपने रोज़मर्रा की लाइफ में उसका यूज़ करते थे। कि यहाँ पे हमने पूरी स्त्री मुख को लिया गया है, और यहाँ पे हमने पुरुष मुख लिए हुए हैं, जो पुरुष मुख हैं। इसमें जैसे शिव हैं, हरिहर हैं, आधे शंकर हैं और आधे विष्णु हैं। उसी तरीके से ये भी आपकी 9वीं शताब्दी की है, और यहाँ भी जितनी भी है 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं शताब्दी की ही प्रतिमाएं आपको ज़्यादातर प्राप्त होंगी। इसमें सबसे जो हम आपको महत्वपूर्ण बता दें, जैसे हमारी नीचे सप्तमातृका थी, वैसे ये अर्धनारीश्वर है, यानी कि अर्धनारीश्वर एक साथ पुरुष और स्त्री की शक्ति को दिखाया गया है, जिसमें आधे शिव हैं, आधे पार्वती हैं, और ये प्रतिमा भी हमारी बेल्जियम प्रदर्शनी में जा चुकी है। कह सकते हैं ये मंदिर हैं, टेराकोटा बीड हैं, ये बीड भी लोग इस्तेमाल करते थे। आज भी आपने देखा होगा गांव में या कहीं भी जानवरों को जो है बड़े बड़े मोती टाइप के पहनाते हैं। पिछले प्राचीन काल से ही ये चीज़ें चली आ रही है। बस जो मटेरियल है आपका मिट्टी से प्लास्टिक से फिर सोना चांदी ये सब चेंज हो संग्रहालय की तीसरी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ सामने ही बहुत बड़ा इत्र वीथिका लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि यहाँ इत्र वीथिका नाम से जो तल बनाया हुआ है, इससे क्या क्या जानकारियाँ हमें प्राप्त। श्री दीपक जी से पूछना चाहेंगे कि ये इत्र वीथिका का क्या अर्थ है? देखिए इत्र वीथिका का मतलब, देखिए कन्नौज दो चीज़ के लिए फेमस है, एक इतिहास और एक इत्र। तो इसमें हमने दिखाया कि इत्र कैसे बनाया जाता है, इस पूरी गैलरी में दिखाया गया इत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, क्योंकि आम जनता हर कोई आकर के आपकी फैक्ट्रियों में नहीं जा पाती ना, वो उसको इजाज़त देते देखने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ बनाया कि आप यहाँ आओ और हम उनको समझाते हैं कि इत्र का निर्माण कैसे किया जाता है। तो पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है जी। ये पूरा प्रोसेस है, किस तरह से दूर दराज के गांव के लोग जो है फूलों को लेके आते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको तौला जाता है, फिर उसके बदले में उनको धन दिया जाता है, और फिर जब ये फूल इकट्ठे कर लिए जाते हैं तो ये आपका डेग है। डेग में पानी डाला जाता है और फिर उसमें फूल डाला जाता है और नीचे आग लगा दी जाती है। ये जो डेग होता है उसका एक ढक्कन होता है, उसमें एक होल होता है। आपने बताया कि ये ढक्कन जो है इसमें ऊपर से ढका जाता है, जिसमें एक ये होल होता है। तो इस होल का क्या यूज़ है? देखिए इस होल का यूज़ हम आपको आगे बताते हैं, आगे हमने दिखाया हुआ है जी। और इस ढक्कन के बाद इस प्रोसेस के बाद जी ढक्कन को बिल्कुल एयर टाइट बंद कर दिया जाता है, ताकि कहीं से भी हवा ना गुजरे अंदर। अच्छा। और ये जो होल होता है उसमें हम ये रिसीवर लगाते हैं, ये पाइप होता है, बांस की पाइप होती है, इसमें लगाते हैं। हमारे पास ये एक भक्का टाइप का, भक्का ही बोलते हैं इसको, भक्का होता है जो पानी की टंकी में डूबा होता है, पानी होता है इस टंकी में, और जब ये पानी गर्म होता है तो उसमें से जो उसकी वाष्प होती है वो आ करके इसमें इकट्ठा होती है। इसके अंदर ऑयल पड़ा होता है। ऑयल कौन सा? पहले तो देखिए चंदन का ऑयल इकट्ठा होता था, चंदन का तेल लिया जाता था, लेकिन अब चूंकि वो बहुत मुश्किल से मिलता तो कोई भी ऑयल, सिंथेटिक ऑयल वो यूज़ करते हैं, और वही वेपर आकर के इस ऑयल के साथ कलेक्ट होती है। क्योंकि वेपर भी आपका एक पानी का फाउंडेशन होता है। इसमें जो है भक्के में एक होल होता है, उस होल को खोल के ये क्या करते हैं, पानी अलग कर लेते हैं, और जो ऑयल होता है वो शीशी में भर करके आपका मार्केट में इत्र की तरह प्रयोग किया जाता है। हमने आपको वो दिखाया, ये सब तांबे की होती है, ये डेग है, ये आपका भक्का है, और ये चमड़े की बोतल है। चमड़े की बोतल इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब इत्र हमारा बन के तैयार हो जाता है तो इसमें इत्र भर के इसको सूरज की रोशनी में रखा जाता है, जिसमें उसका जो भी मॉइस्चराइजर है वो बाहर आ जाता है और हमें शुद्ध इत्र प्राप्त होता है। ठीक। यहाँ पे हमने दिखाया है कि किस तरह के इत्र बनाया जाता है। जैसे चंदन का भी इत्र है, नागम होता है, मेहंदी का इत्र होता है, मिट्टी का इत्र होता है,
जो कन्नौज में जो मिट्टी का इत्र बनाया जाता है वो ज़्यादा लोग नहीं जानते कि यहाँ पे मिट्टी का भी इत्र प्राप्त होता है जी। फिर हमने दिखाया कि किस तरह से बॉटल्स में उनको भर के मार्केट में बेचा जाता है, जिसमें कई वैरायटीज़ हैं, जैसे कि केवड़ा है, गुलाब है, मोगरा है, सैंडल है, बेला है। तो ये पूरा हम लोग ने इत्र का पूरी एक गैलरी बनाई हुई, पूरा उसके विधिका एक बनाई हुई है। तो इत्र बनाने की प्रोसेस के अलावा और इस मंजिल पर और क्या क्या तो हम आपको उसको आगे दिखाते हैं। इत्र के अलावा हमने पूरा यहाँ के राजाओं के बारे में बताया हुआ है, जो यहाँ के बहुत फेमस किंग हुए हैं, प्रसिद्ध किंग हुए हैं जी। तो कुछ राजाओं के नाम बता दीजिए। हर्षवर्धन है, जयचंद है, सभी जानते हैं। दो प्रतिहार नरेश रहे हैं, यहाँ पे कई नागभट्ट रहे हैं, मीर भोज रहे हैं, उनसे। और आपका कुछ साल के लिए यहाँ पे आलाउदल भी आए थे, उनको भी हमने दिखाया हुआ है। ये पूरा हर्ष की गैलरी है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है। हर्ष थानेश्वर के रहने वाले थे, कन्नौज से उनका कोई संबंध नहीं था पहले। उनकी माता है यशोमती, पिता है प्रभाकर वर्धन और गोदी में हर्ष है। हर्ष के जन्म पर उनके राज के लोग उनको कुछ न कुछ उपहार देने आ रहे हैं। हर्ष का एक बड़ा भाई था राजवर्धन और एक बहन थी राजश्री। राजश्री का जो विवाह हुआ था कन्नौज के मौखरी नरेश गर्भगृहवर्मन के साथ हुआ था, और विवाह के 6 महीने बाद या कुछ समय पश्चात जो है बंगाल के शासक शशांक और देवगुप्त दोनों ने मिलकर यहाँ पे आक्रमण किया और ग्रहवर्मन को मार दिया और राजश्री को बंदी बना के पीछे आप देख रहे हैं बंदी गृह में डाल दिया उसको। राजश्री है, ये देवगुप्त और मालवाल खड़े हुए हैं, देवगुप्त और शशांक, जिन्होंने उनके हस्बैंड की हत्या करी थी, पति की हत्या करी थी। थानेश्वर पहुंचती है तो हर्ष का जो बड़ा भाई राजवर्धन कन्नौज आता है और युद्ध करता है देवगुप्त से। युद्ध में तो वो जीत जाता है, लेकिन शाम को शिविर में बुला के उसको धोखे से उसकी हत्या कर दी जाती है। और इसी युद्ध के दौरान राजश्री अपने सहयोगी के साथ बंदी गृह से छूट के विंध्य के जंगलों की ओर चला जाती है। तब हर्ष के पास खबर जाती है, सूचना जाती है कि राजवर्धन भी मार दिया गया और बहन का कुछ पता नहीं है। तो हर्ष चूँकि अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उस समय इसकी शायद एज ही 17 या 18 साल की हुई होगी, ज़्यादा एज की नहीं थी, हर्ष का ज़्यादा एज का नहीं था। तो वो वहाँ से थानेश्वर से आता है, अपनी सेना को युद्ध के लिए भेज देता है और खुद बहन की तलाश में पूछते पूछते विंध्य की जंगलों की ओर चला जाता है। तब वहाँ एक आश्रम के बाहर उसको पता चलता है, वहाँ पूछता है वो, तो लोग कहते हैं एक कोई स्त्री है बहुत बुरे हाल में, वो अभी अभी यहाँ से गुजरी है, आप जा कर के देख लो कहीं आपकी बहन तो नहीं है। तो वो जब वहाँ जाता तो देखता है कि सती, ये जो आपकी राजश्री थी वो सती होने जा रही थी, चिता जल रही थी, चिता तैयार थी और वो बस अपने आप को सती करने जा रही थी। हर्ष जाता है, अपनी बहन को समझाता है और समझाने के बाद उसको समझा के फिर वो कन्नौज आ जाता है। और चूँकि राजश्री के कोई पुत्र नहीं होता है तो यहाँ के मंत्रियों और सबके कहने पर वो यहाँ का राजा हो जाता है और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को कर लेता है। और सबसे इस हर्ष की कहानी कहाँ मिलती है? हर्ष की कहानी मिलती है बाणभट्ट है। बाणभट्ट इनका राजकवि था और उसने अपने लेखक था वो, और उसने जो भी देखा उसने अपने बाणभट्ट की हर्षचरित नाम की एक किताब है जो उसने लिखा और उसमें पूरे हर्ष के जीवन के बारे में पता चलता है। हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये किसकी मूर्ति है? ये भी हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन एक राजा के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। उसने 3 नाटक लिखा था, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो ये उस नाटक लिखते हुए दिखाया गया। चूँकि एक ये सभा कराई थी हर्ष ने 18 दिन में। हुएनसांग जब बंगाल में था, ये भी बंगाल गया था, वहाँ पे भी इसकी हुएनसांग से मुलाकात हुई। ये उससे बहुत प्रभावित हुआ और इसने ये 18 दिन की सभा कन्नौज में रखी थी, जिसको हम कहते हैं सर्वधर्म समन्वय, यानी सभी धर्म समान हैं। तो इसने सभी धर्मों को इस संगोष्ठी से पता चलता है कि ये सभी धर्मों की इज्जत करता था, सभी धर्म को समान मानता था। कि किस प्रकार से हर्षवर्धन का कन्नौज आगमन हुआ, किस प्रकार से वो कन्नौज के राजा बने। और अगली गैलरी में हम देखेंगे कि हर्षवर्धन में और क्या क्या उन्होंने कार्य किए, क्या क्या उनके। इसमें हमने दिखाया गया है हर्ष का दान, क्योंकि हर्ष एक बहुत प्रतापी राजा था और बहुत बड़ा दानी था। 6 वर्ष में इसके राजकाल में जो भी राजस्व आता था ये सब कुछ जा कर के प्रयागराज में कुंभ के टाइम ये दान कराता था। अच्छा, ये पता कैसे चला कि कुंभ के टाइम ही जाता था? क्योंकि जो ये 18 दिन की अभी हम सभा बता रहे थे सर्वधर्म समन्वय, उसमें हुएनसांग आया था और 6ठे दान में हुएनसांग इनके साथ भी गया था और उसने जो भी देखा उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा। अगर आप कहीं कहेंगे कुंभ पहले भी मनाया जाता था, लेकिन अगर रिटर्न में कहें तो हुएनसांग के यात्रा वृत्तांत में हमें रिटर्न में मिलता है कि प्रयागराज में इस तरह का भव्य मेले का आयोजन कराया जाता था।
ये पूरा गंगा आरती है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है हर जगह गंगा, आजकल स्वच्छ गंगा और कई मिशन चल रहे हैं और गंगा हमारी पूजनीय नदियों में से एक है। और कन्नौज में भी इस तरह के आरतियाँ होती रहती हैं गंगा किनारे, तो हम लोगों ने ये पूरा गंगा आरती का यहाँ पे डायनामास के माध्यम से दिखाया है। अभी हम जिस गैलरी में थे उसमें हमने हर्ष के जीवन के बारे में बहुत कुछ जाना, हर्ष की दानशीलता के बारे में जाना। ठीक है, हमें इस और भी एक गैलरी दिखाई दे रही है, तो उसमें आप हमें क्या दिखाना चाहेंगे? देखिए, आने वाली जो हमारी दूसरी गैलरी है इसमें हमने 9वीं से 11वीं शताब्दी के बाद विषय में दिखाया गया है, जब कन्नौज में यहाँ पे गजनवी का आक्रमण हुआ। जयचंद को दिखाया है, आला उदल दिखाया गया। ये जो आप देख रहे हो किस तरह से महमूद गजनवी ने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था और किस तरह से उसने मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट किया, ये पूरा इसमें दिखाया गया है। और इधर हम जब देखते हैं तो ये एक प्रतिहार कालीन, जो हमने आपसे बताया कि प्रतिहारों का काफ़ी समय तक यहाँ राज था, उसके जो एक राजा हुए हैं वो है मिहिर भोज, जो कि बहुत प्रतापी राजा थे, बहुत समृद्धशाली राजा थे। और इनके पास सबसे बड़ी खासियत कहा जाता है, लोगों ने बताया हमसे, कि इन्होंने सबसे पहले अपने जो सेना में एक स्त्रियों की एक सेना बनाई थी। अब प्रतिहार के बाद हम आते हैं कि प्रतिहारों के, और क्योंकि प्रतिहार, पाल, राजपूत ये बराबर 175 साल तक आपस में लड़ते रहे और काफ़ी यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मतलब नष्ट किया। उसके बाद हमारा गहरवाल वंश आता है, कन्नौज का गहरवाल वंश, जिसके आपको मालूम है सबसे फेमस किंग है, प्रसिद्ध राजा हुए हैं, वो हैं जयचंद। और स्वयंवर के बारे में सभी को पता है, ये संयोगता का स्वयंवर दिखाया गया है कि किस तरह से उसके स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। जयचंद और मोहम्मद गौरी का युद्ध, जयचंद और मोहम्मद गौरी का युद्ध इटावा चंदावर एक जगह उसके पास हुआ था, और जिसमें जयचंद मारा गया था। जयचंद हाथी पे था, मोहम्मद गौरी ने घोड़े पे था, और उसने जब अपने बाण से उस पर आक्रमण किया तो वो बाण उसकी आंख में लग गया। बताते हैं ये युद्ध इतना भीषण था कि जब वो हाथी से गिरा है तो जयचंद को पहचान पाना मुश्किल था कि इसमें राजा कौन है और आम आदमी कौन है। तो कहा जाता है कि जयचंद के पास, जो जयचंद के दांत में एक सोने का भी दांत था जिससे उसकी पहचान की गई थी। कहते हैं कि जयचंद्र गद्दार थे, तो आप कितना मानते हैं कि ये बात सही है? देखिए, हम तो इतिहासकार हैं, हम तो वही मानेंगे जो हमने पढ़ा है, और सीधी सी बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जयचंद एक बहुत समृद्धशाली किंग हुआ है, राजा हुआ है, और बहुत फेमस राजा था, प्रसिद्ध राजा था। अब मुझे नहीं पता क्यों इस तरह की अफवाहें लोगों ने फैलाई है, क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमने पढ़ा है, जो भी हमने उसके विषय में हमने अध्ययन किया, उसमें यही पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिटर्न में कहीं ये नहीं लिखता कि जयचंद ने किसी की मदद करी या वो इस तरह का कोई गद्दार था। जयचंद एक कन्नौज के लिए एक बहुत ही समृद्धशाली राजा था। उसके समय में कन्नौज ने बहुत उन्नति करी थी। आला उदल, क्योंकि जयचंद के समय में कुछ समय तक के लिए आला उदल भी रहे हैं यहाँ पे। आला उदल को महोबा से जब निष्कासित कर दिया गया था तो वो घूमते हुए कन्नौज की सीमा पर आए, और जब जयचंद को पता चला कि हमारी सीमा के पास आला उदल आए हुए हैं तो उनके पास खुद स्वयं गया और उनको बाइज्जत उसने कन्नौज के अंदर एंट्री दी। और रिजगिन नाम की एक जगह कहा जाता है कि उनको कुछ वर्षों तक यहाँ रखा, क्योंकि कुछ वर्षों तक रहने के बाद जब महोबा के रानी ने उनको दोबारा बुलाया तो ये लोग फिर यहाँ से कन्नौज से महोबा चले गए। हाँ, ये क्या है? ये देखिए, हम लोग ने एक लेज़र शो यहाँ पे रखा हुआ है, 20 मिनट का है, जिसमें हम लोग ने कन्नौज को, इतिहास को लेज़र के माध्यम से दिखाया है। लोगों को दिखाते रहे, अभी थोड़ा सा कुछ खराबी हुई है उसमें। तो ये पूरा 75 लोगों के बैठने की इसमें व्यवस्था की गई है, पूरा AC है, ताकि लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे कन्नौज के इतिहास को अपनी आँखों से देख सकें। पूरा लेज़र शो है, और ये पर्दा पे पूरे हम लोग लेज़र शो दिखाते हैं। भव्य संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है। इसका उद्घाटन ना हो पाने के कारण लोग इसे देखने से वंचित रह जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कन्नौज टाइम्स मीडिया से जुड़े रहें। हम लोग आपको ऐसे ही इतिहास से संबंधित खबरें और कन्नौज से जुड़ी अन्य खबरें भी देते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।